हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MANI3 प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, evaluate the relevance and application of kinanthropometry in anthropology। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किनेंथ्रोपोमेट्री क्या होती है और इसका एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है। हमें यह भी समझाना है कि इसके क्या क्या प्रैक्टिकल यूसेस हैं, जैसे हेल्थ, स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन और ह्यूमन वेरिएशन के स्टडीज में इसका रोल क्या है। आंसर। इंट्रोडक्शन। किनेंथ्रोपोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है जो ह्यूमन बॉडी के साइज, शेप और प्रोपोर्शन को मेजर करके उसके मूवमेंट और परफॉर्मेंस से जोड़ती है। यह बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे हमें समझ आता है कि एनवायरनमेंट और कल्चर के हिसाब से ह्यूमन बॉडी कैसे अडेप्ट करता है। इसका यूज स्पोर्ट्स साइंस, अर्गोनॉमिक्स और हेल्थ स्टडीज में भी बहुत होता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ किनेंथ्रोपोमेट्री। किनेंथ्रोपोमेट्री 3 ग्रीक शब्दों से बना है, किनेन मूवमेंट, एंथ्रोपस मैन और मेट्रो मेजर। इसका मतलब है ह्यूमन बॉडी के मेजरमेंट और उसके मूवमेंट के संबंध का स्टडी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इससे बॉडी शेप, हाइट, वेट और प्रोपोर्शन के बेसिस पर अलग अलग कम्युनिटीज का कंपैरिजन करते हैं। ये हमें ये समझाता है कि लोग अपने एनवायरनमेंट और कल्चर के हिसाब से कैसे बदलते हैं। 2. रेलेवेंस ऑफ किनेंथ्रोपोमेट्री इन एंथ्रोपोलॉजी। ह्यूमन वेरिएशन स्टडी। इसके थ्रू एंथ्रोपोलॉजिस्ट समझते हैं कि अलग क्लाइमेट्स या लाइफस्टाइल्स में लोगों के शारीरिक फीचर्स कैसे बदलते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस। BMI और स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स के जरिए मैलन्यूट्रिशन या ओबेसिटी जैसे इश्यूज पे रिसर्च होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों से लेकर एडल्ट्स तक ग्रोथ के पैटर्न स्टडी करने के लिए किनेंथ्रोपोमेट्री यूज होती है। हेल्थ और डिजीज रिसर्च। डिजीजेस के इफेक्ट को बॉडी कॉम्पोजिशन के जरिए समझा जा सकता है। 3. एप्लीकेशंस इन डिफरेंट फील्ड्स। स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी। हर स्पोर्ट के लिए एक आइडियल बॉडी टाइप होता है। किनेंथ्रोपोमेट्री यह आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, जैसे बास्केटबॉल के लिए टॉल और लीन बॉडी बेस्ट होती है, जबकि जिम्नास्टिक्स के लिए शॉर्ट और मस्कुलर बॉडी बेनिफिशियल होती है। अर्गोनॉमिक्स और वर्क डिजाइन। ह्यूमन बॉडी के मेजरमेंट के बेसिस पर टूल्स और फर्नीचर डिजाइन किए जाते हैं ताकि कंफर्ट और एफिशिएंसी बढ़े। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। अननोन बॉडीज को आइडेंटिफाई करने में बॉडी मेजरमेंट्स हेल्प करते हैं। पब्लिक हेल्थ। हेल्थ पॉलिसीज और फिटनेस प्रोग्राम्स डिजाइन करने में ये डेटा यूजफुल होता है। 4. टूल्स, टेक्निक्स और मेथडोलॉजी। इसके लिए एंथ्रोपोमीटर, कैलिपर, स्टेडियोमीटर और वेइंग स्केल्स जैसे टूल्स यूज होते हैं। मेजरमेंट्स हाइट, लिम लेंथ और स्किन फोल्ड थिकनेस के लिए लिए जाते हैं। आज के टाइम में 3D बॉडी स्कैनिंग और बायोइलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस जैसे मॉडर्न मेथड्स भी यूज किए जा रहे हैं। डेटा एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन भी होता है। 5. लिमिटेशंस और एथिकल इश्यूज। अगर मेजरमेंट स्टैंडर्ड नहीं है तो रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं। बॉडी मेजरमेंट्स के टाइम कंसेंट और प्राइवेसी मेंटेन करना जरूरी है। कभी कभी फिजिकल डेटा पर ज्यादा फोकस होने से कल्चरल एस्पेक्ट्स इग्नोर हो जाते हैं। कंक्लूजन। किनेंथ्रोपोमेट्री एंथ्रोपोलॉजी के लिए एक बहुत वैल्यूएबल फील्ड है जो बायोलॉजी और कल्चर के बीच कनेक्शन समझाती है। ये हमें ह्यूमन अडेप्टेशन, ग्रोथ और हेल्थ के साइंटिफिक एस्पेक्ट्स बताती है। स्पोर्ट्स, हेल्थ और अर्गोनॉमिक्स में इसका बहुत प्रैक्टिकल यूज है, लेकिन एथिकल रूल्स और स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स फॉलो करना भी उतना ही जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Analyze the methodological discourse of anthropology in studying multimedia. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एंथ्रोपोलॉजी मल्टीमीडिया को स्टडी करने के लिए कौन से मेथड्स और अप्रोचेस यूज करती है। मतलब, मल्टीमीडिया को समझने के लिए जो रिसर्च मेथड्स, डिबेट्स और टेक्निक्स एंथ्रोपोलॉजी में उस होती है, उनका एनालिसिस करना है। हमें एथनोग्राफी, डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जैसे पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन।
एंथ्रोपोलॉजी पहले सिर्फ ह्यूमन सोसाइटीज और कल्चर्स को समझने तक सीमित थी, लेकिन डिजिटल एज में इसका स्कोप मल्टीमीडिया तक बढ़ गया है। मेथडोलॉजिकल डिस्कोर्स का मतलब है रिसर्च करने के तरीकों पर होने वाली चर्चा और नए अप्रोचेस। जब एंथ्रोपोलॉजी मल्टीमीडिया जैसे फिल्म्स, टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया का स्टडी करती है, तो वो पुराने और नए दोनों रिसर्च मेथड्स का यूज करती है। इसी से एक नया फील्ड बना, डिजिटल या मीडिया एंथ्रोपोलॉजी। मेन बॉडी। 1. मल्टीमीडिया के संदर्भ में एंथ्रोपोलॉजी का विकास। शुरुआत में एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स मल्टीमीडिया, फोटो, फिल्म का यूज डॉक्यूमेंटेशन के लिए करते थे। बाद में फोकस बदलकर मीडिया को एक कल्चरल प्रोडक्ट के रूप में समझने पर आ गया। मेथडोलॉजिकल डिस्कोर्स ने विजुअल मेथड्स, कंटेंट एनालिसिस और वर्चुअल एथनोग्राफी जैसे नए टूल्स को अडॉप्ट किया। विजुअल एंथ्रोपोलॉजी और डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी इसी डेवलपमेंट का रिजल्ट है। एग्जाम्पल, मार्गरेट मीड और ग्रेगरी बेटसन ने बाली 1930 में फिल्म और फोटो का यूज फील्ड वर्क के लिए किया, जो मीडिया बेस्ड एथनोग्राफी की शुरुआत मानी गई। 2. मल्टीमीडिया स्टडी के मुख्य मेथडोलॉजिकल अप्रोचेस। एथनोग्राफी, यह एंथ्रोपोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। रिसर्चर्स ऑनलाइन कम्युनिटीज, गेमिंग वर्ल्ड्स या सोशल मीडिया स्पेसेस में घुसकर उनका कल्चर समझते हैं। एग्जाम्पल, टॉम बोयलस्टोरफ की बुक कमिंग ऑफ एज इन सेकेंड लाइफ 2008 एक वर्चुअल वर्ल्ड का एथनोग्राफिक स्टडी है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, रिसर्चर ऑनलाइन एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्ट लेता है, जैसे डिस्कशंस, वीडियो क्रिएशन या रील्स बनाना, ताकि रियल कल्चरल बिहेवियर समझ सके। इंटरव्यूज और सर्वेज, इनसे समझ आता है कि लोग मीडिया के जरिए अपनी आइडेंटिटी और वैल्यूज कैसे बनाते हैं। कंटेंट और डिस्कोर्स एनालिसिस, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स डिजिटल टेक्स्ट्स, मीम्स और विजुअल्स का एनालिसिस करके उनके कल्चरल मीनिंग्स और सोशल मैसेजेस समझते हैं। 3. डिजिटल और विजुअल एंथ्रोपोलॉजी के नए डिस्कोर्स। विजुअल एंथ्रोपोलॉजी, विजुअल मीडिया, फिल्म, आर्ट, डॉक्यूमेंट्री, सोशल मीडिया वीडियो को स्टडी करने का एक अप्रोच है। डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी, ऑनलाइन कल्चर, वर्चुअल कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरैक्शन को स्टडी करता है। इन सब फील्ड्स में एथिकल और मेथडोलॉजिकल चैलेंजेस भी हैं, जैसे प्राइवेसी, पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया एक तरफ नए रिसर्च मौके देता है, लेकिन साथ हाई रिसर्चर को नए डिलेमास भी देता है। एग्जाम्पल, यूट्यूब एथनोग्राफी मेथड का उस अलग अलग कल्चर्स में लोगों के सेल्फ एक्सप्रेशन और एक्टिविज्म को समझने के लिए किया गया है। 4. चैलेंजेस और एथिकल कंसिडरेशंस। एथिकल इश्यूज, कंसेंट, प्राइवेसी और ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन के कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा ओवरलोड, डिजिटल वर्ल्ड में इतना ज्यादा डाटा होता है कि रिसर्चर को सिलेक्टिव अप्रोच लेना पड़ता है। रिसर्चर की रोल, डिजिटल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। ऑथेंटिसिटी और कॉन्टेक्स्ट, डिजिटल कंटेंट को समझने के लिए उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर हम मीम्स के थ्रू कल्चरल आइडेंटिटी स्टडी कर रहे हैं, तो हमें उस कम्युनिटी के नॉर्म्स समझने पड़ेंगे। कंक्लूजन, एंथ्रोपोलॉजी ने मल्टीमीडिया के स्टडी में अपने मेथड्स को अडेप्ट करके एक नया डायरेक्शन दिया है। ट्रेडिशनल एथनोग्राफी से लेकर वर्चुअल फील्ड वर्क तक, रिसर्चर्स ने डिजिटल दुनिया के जरिए कल्चर और कम्युनिकेशन को समझने के नए तरीके डेवलप किए हैं। विजुअल, डिजिटल और पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस ने ह्यूमन एक्सपीरियंस के नए डायमेंशंस खोल दिए हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। Thank you. Let's see the next question. Question 8. Review the growth of anthropology of tourism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि टूरिज्म का स्टडी एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा कैसे बना। हमें बताना है इसके डेवलपमेंट का प्रोसेस, इम्पॉर्टेंट थिंकर्स और थियरीज के बारे में, और कैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने टूरिज्म को एक कल्चरल और सोशल फिनोमेनन के रूप में समझा। एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज देने से आंसर स्ट्रॉन्ग बनेगा। आंसर, इंट्रोडक्शन। टूरिज्म का स्टडी एंथ्रोपोलॉजी में एक अलग ब्रांच के रूप में डेवलप हुआ, जिसे एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म कहते हैं। ये फील्ड देखती है कि टूरिज्म और ट्रैवल लोगों, कल्चर्स और सोसाइटीज को कैसे बदलते हैं। शुरू में स्कॉलर्स ने टूरिज्म को सीरियस रिसर्च टॉपिक नहीं माना, लेकिन धीरे धीरे उसका कल्चरल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझ में आया। वेलेन स्मिथ 1977 और डेनिसन नैश 1981 जैसे स्कॉलर्स ने इस फील्ड को एस्टेब्लिश करने में बड़ा योगदान दिया। मेन बॉडी। 1.
शुरुआती विकास, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म। 1970 से पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स मेनली ट्राइबल और रूरल सोसाइटीज पर फोकस करते थे। टूरिज्म पर रिसर्च बहुत कम थी। वेलेन स्मिथ की किताब होस्ट्स एंड गेस्ट्स, द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म 1977 ने इस फील्ड को पहचान दी। उसने बताया कि टूरिस्ट्स और लोकल लोगों के बीच के रिलेशंस कल्चरल एक्सचेंज और कॉन्फ्लिक्ट दोनों को दिखाते हैं। शुरू के रिसर्चर्स ने टूरिज्म को एक तरह का कल्चरल इंपीरियलिज्म माना, जहां लोकल कल्चर को कमर्शलाइज करके दिखाया जाता था। 2. थियोरेटिकल अप्रोचेस और विचारधारा। फंक्शनलिस्ट व्यू। टूरिज्म को एक सोशल सिस्टम के रूप में देखा गया जहां विजिटर्स और होस्ट्स के बीच बैलेंस मेंटेन होता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। टूरिज्म को ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिज्म के संदर्भ में समझा गया, जहां डेवलपिंग कंट्रीज टूरिस्ट स्पॉट्स बन गई। सिंबॉलिक और इंटरप्रेटिव व्यू। टूरिज्म को एक रिचुअल के रूप में देखा गया जहां लोग न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए ट्रैवल करते हैं। नेल्सन ग्रैबर्न 1983 ने टूरिज्म को एक सेक्युलर रिचुअल बताया, यानी एक मॉडर्न जमाने का पिलग्रमेज। 3. ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल चेंज। ग्लोबलाइजेशन के बाद टूरिज्म दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बन गया, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट लोकल कल्चर और इकोनॉमी पर पड़ा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने कल्चरल कमोडिफिकेशन पर फोकस किया, जहां लोकल आर्ट, डांस, फूड और रिचुअल्स को टूरिस्ट्स के लिए मार्केटेबल बनाया जाता है। इंडिया, बाली और मेक्सिको जैसे देशों के केस स्टडीज ने दिखाया कि टूरिज्म कल्चरल प्रिजर्वेशन और चेंज दोनों लाता है। लोकल कम्युनिटीज अपनी कल्चरल ऑथेंटिसिटी और इकोनॉमिक फायदे के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। 4. नए ट्रेंड्स और मॉडर्न फोकस एरियाज। आज के टाइम में एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म में इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, डार्क टूरिज्म और डिजिटल टूरिज्म जैसे नए टॉपिक्स इंक्लूड हैं। रिसर्चर्स अब सस्टेनेबिलिटी, माइग्रेशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के इश्यूज पर भी फोकस कर रहे हैं। डिजिटल एथनोग्राफी के जरिए ऑनलाइन टूरिज्म प्लेटफॉर्म्स, ट्रैवल ब्लॉगर्स और वर्चुअल टूरिज्म पर भी रिसर्च हो रही है। ये फील्ड इंटरडिसिप्लिनरी हो चुकी है, जिसमें सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट स्टडीज से भी इंसाइट्स लिए जा रहे हैं। कंक्लूजन। एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट और डायनामिक फील्ड बन चुकी है। इसके थ्रू हम समझते हैं कि टूरिज्म का कल्चर, इकोनॉमी और आइडेंटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये फील्ड हमें बताती है कि ट्रैवल सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोसेस है जो दुनिया को जोड़ता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 9. Explain the role of anthropologists in designing programs and policies for the state. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का क्या रोल होता है जब सरकार प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाती है। हमें बताना है कि वो कैसे लोगों की कल्चर और नीड्स को समझकर पॉलिसीज को प्रैक्टिकल और इफेक्टिव बनाते हैं। डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन के एग्जाम्पल्स देना हेल्पफुल रहेगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इंसानों के समाज और कल्चर का अध्ययन करते हैं, जिससे उनकी सोच और जीवन शैली समझ में आती है। जब सरकार कोई पॉलिसी या प्रोग्राम बनाती है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स यूएसएमई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट्स में। अपने फील्ड वर्क और एथनोग्राफिक रिसर्च के जरिए वो लोगों के असली समस्याओं को समझते हैं। मालिनोव्स्की और मार्गरेट मीड जैसे थिंकर्स ने एंथ्रोपोलॉजी को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का टूल बताया था, इसी वजह से एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का विकास हुआ। मेन बॉडी। 1. कम्युनिटी नीड्स और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट समझना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स फील्ड वर्क करके लोकल कस्टम्स, बिलीफ्स और सोशल स्ट्रक्चर्स समझते हैं। इससे उन्हें ये पता चलता है कि लोगों को असल में किस चीज की जरूरत है। जैसे अगर कोई रूरल हेल्थ प्रोग्राम बनाना है, तो वो पहले लोगों के ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस समझते हैं। इस तरह पॉलिसीज ज्यादा एक्सेप्टेबल और सक्सेसफुल होती है। 2. डेवलपमेंट प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में योगदान। डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी के जरिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट सरकारी योजनाओं को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। वो पॉलिसीज के इम्पैक्ट का असेसमेंट करते हैं और इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करते हैं। जैसे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (ITDP) और पंचायती राज स्कीम्स में उनका योगदान रहा है। वो इंश्योर करते हैं कि लोकल कम्युनिटीज सिर्फ बेनिफिशियरीज नहीं, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बने। 3. पॉलिसी फॉर्मुलेशन और रिसर्च में रोल। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स रिसर्च और एथनोग्राफिक डाटा के जरिए पॉलिसी मेकिंग को स्ट्रांग बनाते हैं।
वो अलग अलग कम्युनिटीज, कास्ट और जेंडर डायनामिक्स को समझकर इंक्लूसिव पॉलिसीज बनाने में मदद करते हैं। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल या एजुकेशन प्रोग्राम्स में वो मैसेजेस को लोकल कल्चर के हिसाब से डिजाइन करने में हेल्प करते हैं। इस तरह पॉलिसीज ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी रहती है। 4. मॉनिटरिंग, एवैल्यूएशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट सरकारी प्रोग्राम्स का मॉनिटरिंग और एवैल्यूएशन करते हैं ताकि उनका रिजल्ट समझा जा सके। अगर कोई पॉलिसी फेल होती है तो वो उसके कल्चरल रीजंस आइडेंटिफाई करते हैं। वो स्टेट और लोकल कम्युनिटीज के बीच मीडिएटर का काम भी करते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स, डैम्स, इंडस्ट्रीज में वो रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं। 5. रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इन स्टेट प्रोग्राम्स। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। कल्चरल बिलीफ्स को ध्यान में रखकर हेल्थ कैंपेन्स डिजाइन करते हैं। ट्राइबल वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलकर ट्राइबल कल्चर और राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एजुकेशन। मल्टीलिंगुअल और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए इनपुट देते हैं। एनवायरनमेंट। लोगों और नेचर के रिलेशनशिप को समझकर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पॉलिसीज बनाने में मदद करते हैं। कंक्लूजन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एक ब्रिज का काम करते हैं जो सरकार और समाज को जोड़ता है। उनका काम एंश्योर करता है कि पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकल और लोगों के लिए मीनिंगफुल हो। इस तरह वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस दोनों के लिए एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. Attempt any two of the following. 1. Uses of design anthropometry. 2. Analytic epidemiology. 3. Dissemination of knowledge and ethics. 4. Anthropologists in civil societies. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर टॉपिक एंथ्रोपोलॉजी के प्रैक्टिकल यूज को दिखाता है। हम सभी 4 टॉपिक्स को समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनका मीनिंग, इंपॉर्टेंस और रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करना। ये 4 टॉपिक्स, डिजाइन एंथ्रोपोमेट्री, एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एथिक्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इन सिविल सोसाइटीज, दिखाते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स काम में थियरी और प्रैक्टिस कैसे जोड़ते हैं। ये सब एरियाज ह्यूमन वेलफेयर, हेल्थ और सोसाइटी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। मेन बॉडी। 1. यूसेज ऑफ डिजाइन एंथ्रोपोमेट्री। डेफिनेशन। डिजाइन एंथ्रोपोमेट्री का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट्स का यूज करके ऐसे डिजाइन बनाना जो लोगों के कंफर्ट और सेफ्टी के हिसाब से हो। डिजाइन में एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा का यूज फर्नीचर, व्हीकल्स, टूल्स और वर्कस्पेसेस डिजाइन करने में करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अर्गोनॉमिक्स में चेयर और डेस्क का साइज, हाइट और पोस्चर के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। इंपॉर्टेंस। यह इंजरीज कम करता है, कंफर्ट बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी एनहांस करता है। 2. एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी। डेफिनेशन। एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी डिजीजेस के कॉजेज और उनके स्प्रेड के पैटर्न को समझने का साइंटिफिक तरीका है। रोल इन एंथ्रोपोलॉजी। मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स यह स्टडी करते हैं कि कल्चर, सोशल नॉर्म्स और एनवायरनमेंट का डिजीज पर क्या असर पड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे HIV, एड्स या मलेरिया के केसेस में लाइफस्टाइल और कम्युनिटी हैबिट्स का एनालिसिस करना। अप्रोच। एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप्स का कंपैरिजन करके रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। सिग्निफिकेंस। यह हेल्थ के सोशल और बायोलॉजिकल दोनों एस्पेक्ट्स को जोड़ने में मदद करता है। 3. डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एथिक्स। डेफिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब है रिसर्च के रिजल्ट्स को सही और एथिकल तरीके से लोगों तक पहुंचना। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिसर्च करते वक्त और रिजल्ट्स शेयर करते वक्त कॉन्फिडेंशियलिटी और रिस्पेक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मेथड्स। पब्लिकेशंस, सेमिनार्स, कम्युनिटी मीटिंग्स और ऑनलाइन मीडिया के जरिए नॉलेज शेयर किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स एंश्योर करते हैं कि किसी भी कम्युनिटी को नुकसान ना हो और उनकी प्राइवेसी सेफ रहे। एग्जाम्पल, अगर किसी ट्राइबल प्रोजेक्ट पर रिसर्च हुई है तो उनके साथ रिजल्ट्स शेयर करना एथिकल डिसेमिनेशन कहलाता है। 4. एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इन सिविल सोसाइटीज। रोल। सिविल सोसाइटी में एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशल इश्यूज को समझने और सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। कंट्रीब्यूशन। ये NGO और एडवोकेसी ग्रुप्स के साथ मिलकर पॉलिसी डिजाइन और एवैल्यूएशन करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे वीमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स में कम्युनिटी के कल्चर और नीड्स को समझना।
सिग्निफिकेंस, इससे गवर्नेंस ज्यादा इंक्लूसिव होती है और पीपल सेंटर्ड पॉलिसीज बन पाती है। इम्पैक्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स अवेयरनेस बढ़ते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। कंक्लूजन, इन चारों टॉपिक्स का मेन फोकस है एंथ्रोपोलॉजी के प्रैक्टिकल यूज को समझना, चाहे वो डिजाइन हो, हेल्थ हो या सोशल डेवलपमेंट। ये सब दिखाते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट सिर्फ स्टडी नहीं करते बल्कि सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट में एक्टिवली हिस्सा लेते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।